हेलो स्टूडेंट, ईएडी परिवार में मैं आर.के. रमन एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, तो सभी लोग अपना पढ़ना स्टार्ट करें। चलिए देखिए, तो यहाँ पर कुछ ये पॉइंट है, ये पॉइंट तो आपको बस एक बार पढ़ लीजिए। ये बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली बहुत एग्जाम में आ जाते हों, लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा इन बिंदुओं को, सभी को अपना जो थ्योरी की चीज़ें हैं उनको लिख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए, जब हम कोई मोटर खरीदते हैं तो हमें निरीक्षण यानी कि उसका इंस्पेक्शन करना होता है। तो इंस्पेक्शन करने में हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो अब जब भी कभी हम मोटर खरीदेंगे या कोई भी सामान लेने जाते हैं तो ये तो हम सभी में देखेंगे कि भाई कोई टूट फूट तो नहीं है। अगर मैं कुछ ये ग्लास भी खरीदने गया हूँ तो ऐसा तो है नहीं कि मैं बिना देखे अपना उठा के लेके आ जाऊंगा। मैं देखूंगा, इसका प्राइमरी इंस्पेक्शन मैं करूंगा कि कहीं से टूटा फूटा तो नहीं है। फिर मैं देखूंगा कि मोटर नेम प्लेट को दिए गए सप्लाई ऑर्डर से अच्छी तरह मिलान करें। यानी कि जो ऑर्डर आप लोगों ने लगाया है, आपने कहा कि हमें तो 440 के लिए, मतलब जितने भी वोल्टेज लेवल के लिए चाहिए था, वो उसकी नेम प्लेट पर आप मिलान कर लें कि भैया उतनी जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो है या नहीं। अब जैसे कि मान ले मैंने कोई कैमरा ही लेना है और मेरी रिक्वायरमेंट है कि नहीं, मुझे तो ये 100 मेगापिक्सल चाहिए और यहाँ इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन लिखी है वो लिखी है कि 50 है, यानी कि मेरे जो रिक्वायरमेंट है वो मैच नहीं कर रही है, तो हम लोग कहेंगे कि हमें ये चाहिए ही नहीं, हमें जो रिक्वायरमेंट है उसी के अनुसार मिलान करवा लें। इसके बाद देखिए, मोटर इंसुलेशन प्रतिरोध नाप लेना चाहिए और ये जो इंसुलेशन प्रतिरोध है वो आपका 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए, इतना इंसुलेशन होना ही चाहिए। मोटर साफ्ट को हाथ से घुमाकर देख लो, मोटर की जो साफ्ट है हाथ से स्मूथ घूम रही है, अब भी जाम हो रखी है तो जाम वाला क्यों लेके। तो ये कुछ सावधानी आपको बरतनी है, इंस्पेक्शन आप लोगों को करना है। एक आता है मोटर को उठाना और फिर मोटर को उठाकर आपने रखना, तो ये क्या आता है आपका ये। तो देखिए, उठाते समय लिफ्टिंग आई बोल्ट, जो उठाने के लिए लिफ्टिंग आई बोल्ट लगे होते हैं उन्हीं से उठाएंगे। मोटर को शाफ्ट से आप शाफ्ट से पकड़ के उठाएंगे तो अलाइनमेंट खराब हो जाएगा या बाइंडिंग डैमेज हो सकती है, बियरिंग खत्म हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। टर्मिनल बॉक्स तथा साइड कवर को बचाकर उठाएं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में ट्रॉली का इस्तेमाल करें। और ट्रॉली का ये भी मतलब है कि आप ना जैसे पटरी के टाइप अपना कुछ बिछा ले, उस पर रख के आप तब जाके ट्रॉली को चलाएंगे। इसे ऐसा नहीं कि रखा मोटर को घसीटते हुए चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मोटर को तेजाब धूल मिट्टी से बचाकर रखना चाहिए। चलिए जी, मोटर की वायरिंग करना, मोटर जहां से हम लोग चलाएंगे उसकी वायरिंग हम लोगों को करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि जिसके लिए जो सर्किट डायग्राम है उसको हम अच्छे से पढ़ें। स्टार्टिंग धारा और फुल लोड धारा ज्ञात करो, और स्टार्टिंग जो धारा है वो फुल लोड से कितना 6-7 गुना होती है, तो उसी के हिसाब से हम लोगों को तार भी सेलेक्ट करना है, यानी कि करंट के अनुसार तारों का साइज लीजिए। अब जो वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप कम होना चाहिए। तार का सिलेक्शन भी इस प्रकार का कि ऐसा नहीं कि वोल्टेज ऐसे मटेरियल का ले लिया कि वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो जाए। अर्थिंग मोटर है तो मोटर को दो अलग अलग प्रकार से, दो अलग अलग जगह पर अर्थिंग करना चाहिए। टर्मिनल को सही से जोड़ें, तो प्रॉपर फेज सीक्वेंस से जोड़ें और साथ में हम ढीले ना रखें, उन्हें प्रॉपर अपना तरीके से जोड़ें। मोटर को फिट करना, मोटर को हम फिट करना चाहते हैं तो मोटर को कहां पर रखें, कहां फिट करें, तो सदैव हम खुली जगह या हवादार जगह पर लगाएं, यानी कि हवादार जगह जहां आसानी से हवा आ सके। और मैं तो कहूंगा खुली जगह पर भी लगाएं ताकि हम आसानी से, ऐसा नहीं कि बहुत कंजस्टेड जगह पे हम लोग मोटर को लगा दें। खुली और हवादार का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैं बाहर इसको ऐसे ही रख दूं बिना किसी छत वत के, बाहर मैंने ऐसे ही फेंक दिया, तो मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं कहूंगा कि इसे खुली जगह, यानी कि जहां पास में जाके इसे आप खोल के इसकी रिपेयरिंग भी कर सकें, पुली वुली ये सब उसका अपना सेट कर सको। मोटर का फाउंडेशन जहां इसको आप रखते हो ना, उसे आप फाउंडेशन को मजबूत बनाएं। और अच्छा होता है कि फाउंडेशन को आप ऐसा बनाएं कि मोटर का फाउंडेशन है, जैसे आपने पूरा सीमेंट वगैरह से फाउंडेशन तैयार कर लिया है कि जो पटरी के जैसी जो होती है ना,
ऐसी पे अगर आप लगाएंगे इसको तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे कि हम मोटर को ऐसे ऐसे टाइट कर सकते हैं, यानी कि जो पुली वगैरह जो बेल्ट वगैरह लगी है ना, हम उसको बहुत अच्छे से टाइट कर पाएंगे। मोटर पर बेल्ट तथा पट्टों का कसाव उचित होना चाहिए। जो बेल्ट है या पट्टे वो ढीले नहीं होने चाहिए। शाफ्ट पर पुली को आराम से फिट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि शाफ्ट रखिए और आप जबरदस्त मार रहे हो, तो ऐसा नहीं, एकदम और उसे पूरा ओपन करिए, लगाइए और अच्छे से कस दीजिए। दोनों पुली में अलाइनमेंट अच्छा होना चाहिए। तो दोनों पुली का मतलब है कि मोटर इस तरफ से घूम रहा है और वो शाफ्ट के द्वारा किसी पुली को घुमा रहा है, चाहे वो आपके घर में चारा काटने वाली मशीन ही क्यों ना हो, चाहे वो आटा चक्की क्यों ना हो। तो आप कभी ऐसा थोड़ा ही रखेंगे कि अलाइनमेंट ना बन रहा हो, यानी कि एक दूसरे के सीध में ही तो रखेंगे ताकि एक अच्छे से अलाइनमेंट बन सके। तो ये भी जरूरी है। अब कई बार ऐसा होता है कि मोटर से शोर होना, शोर शराबा हो जाना मोटर से, तो उस स्थिति में देखते हैं हम क्या करेंगे। तो मोटर, देखिए मोटर से शोर का आना क्या क्या कारण हो सकते हैं वो देखना है। तो कहाँ, तो मोटर दो फेज पर चल रही है, एक फेज उड़ गया हो, दो फेज पर मोटर चल रही है। असंतुलित लोड, अनबैलेंस लोड कनेक्ट है। कपलिंग ढीला हो जाना, यानी कि जिससे ये चल रही है ना उसे कहते हैं कपलिंग का ढीले हो जाना। जो शाफ्ट है वो ढीले हो जाए, जो बियरिंग है वो खराब हो जाए, उनमें फ्रिक्शन या घर्षण ज्यादा हो जाए, रोटर असंतुलित हो जाए, रोटर ढीला हो जाए, असंतुलित हो जाए, तो ये सारे कारण होते हैं मोटर में आवाज आने के लिए। तो मैंने ये नॉर्मल से जो बिंदु है, वैसे भी आपको ज्यादातर अगर आप कहेंगे कि हमें मोटर को खरीदना है, फिट करना है, तो नॉर्मली कहानी है ये, आपको एक वैसे भी बेसिक आइडिया इसका रहता ही है। चलिए, तो यहां से आगे चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं स्टूडेंट हम लोग, स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, यानी कि तीन फेज इंडक्शन मोटर की गति को कंट्रोल करना। तो देखिए विद्यार्थियों, हम क्या कहते हैं, जो मेथड है उनको समझते हैं कि 1 माइनस के, देखिए होता है n बराबर 1 माइनस एस इंटू एन एस। यहां से देखा 1 माइनस एस 120 एफ बाई पी, 1 माइनस एस 120 एफ बाई पी। तो ये हमारे लिए स्पीड का सूत्र आता है। एक सूत्र आता है टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज का स्क्वायर, स्टेटर की वोल्टेज का स्क्वायर। तो यहां हमारे पास में कुछ तरीके हैं स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। एक होता है अगर हम लोग यहां फ्रीक्वेंसी को बदल दें तो स्पीड देखिए बदल जाएगी। फ्रीक्वेंसी को कम करने से स्पीड कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से स्पीड बढ़ जाएगी। तो एक होता है आवृत्ति कंट्रोल विधि, आवृत्ति कंट्रोल विधि। तो देखिए आवृत्ति कंट्रोल विधि में क्या है, हम लोग कहते हैं आवृत्ति कंट्रोल विधि में यदि, या ऐसा लिखिएगा आवृत्ति कंट्रोल मेथड में n डायरेक्टली यानी कि समानुपाती है f के, यदि सप्लाई आवृत्ति को बढ़ा दिया जाए तो गति बढ़ जाती है तथा सप्लाई आवृत्ति को घटा दिया जाए तो गति कम हो जाती है, गति
कम हो जाती है, ये हमें पता। लेकिन जो आवृत्ति कंट्रोल विधि है, यह विधि एक मुश्किल विधि होती है। यह विधि एक मुश्किल विधि होती है। यह विधि एक मुश्किल विधि होती है, इसीलिए इसे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो एक तो ये विधि है, ये हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल इस विधि को नहीं करते हैं, राइट जी। तो एक होती है आवृत्ति कंट्रोल विधि। तो आपसे ऑब्जेक्टिव बनेगा कि आवृत्ति कंट्रोल विधि में हम यदि फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें तो स्पीड क्या होगी, राइट। चलिए, तो आवृत्ति कंट्रोल मेथड अगर हम किसी के लिए लगाएंगे तो ये लगाते हैं हम स्क्वायरल केज मोटर के लिए, स्क्वायरल केज मोटर के लिए। एक होती है हमारे पास दूसरी एक और विधि है, देखिए, पोल परिवर्तन विधि, जिसे हम कहते हैं पोल चेंजिंग मेथड या विधि। इसमें देखिए, इस विधि में क्या करते हैं, अब हमें ये पता है कि n पोल के साथ देखिए व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती है। क्या है? व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती है। तो क्या है, देखिए, स्पीड पोल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये मेथड भी लागू करते हैं हम स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में। तो यहां क्या है, देखिए, यदि पोल की संख्या बढ़ाती जाए तो स्पीड या गति कम हो जाती है, और यदि पोल की संख्या घटा दी जाए तो इसे जनरली हम लोग यूज करते हैं। यहां इससे आगे मत लिखिएगा, बस इतना लिखिएगा। तो ये हो जाता है हमारा। इसमें आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये सारे मेथड जब हम बीटेक वगैरह के लिए पढ़ाते हैं तो इनको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत है। आप लोगों को जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये आपके लिए ही अच्छा है। नेक्स्ट देखिएगा, हम लोग लेते हैं यहां वोल्टेज कंट्रोल विधि। वोल्टेज कंट्रोल विधि, तो देखिए जी, वोल्टेज कंट्रोल विधि, टॉर्क जो है वो वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम ये कहें कि वोल्टेज V के लिए ये क्या है, देखिए, लोड कर्व है, तो मोटर यहां चलेगा। कभी भी हम ये तो बिंदु चाहेंगे नहीं कि मोटर का टॉर्क लोड से कम हो जाए। तो यहां स्पीड क्या है, ये है, N1 पर चल रहा है। यदि हम वोल्टेज को घटा या बढ़ा दें, वोल्टेज को यदि हम चेंज कर दें, यहां पहले हम लोगों ने ले लिया कि वोल्टेज V1 है। अब हमने जो वोल्टेज अब ले लिया, हमने वोल्टेज V2 कर दिया, और V2 कम है V1 से। तो इस स्थिति में टॉर्क हो जाएगा वोल्टेज का फिर स्क्वायर। तो ये वोल्टेज अगर कम करते हैं तो टॉर्क कम होगा। तो फिर से जो आएगा विशेषता, ये आ जाएगा।
तो गति क्या हो जाएगी, देखिए ये हो जाएगी n2, तो स्पीड कम हो जाएगी। तो इसमें वोल्टेज को वेरी कराने से या वोल्टेज को के मान को बदलने से टॉर्क का मान बदलता है तथा स्पीड बदल जाती है। इसमें क्या लिखेंगे कि इसमें स्टेटर सप्लाई वोल्टेज को बदलने से टॉर्क बदल जाता है, टॉर्क बदल जाता है तथा टॉर्क बदलने से गति बदल जाती है। एक ये होता है। फिर एक विधि होती है, देखिए रोटर प्रतिरोध विधि। तो रोटर प्रतिरोध विधि अप्लाई किसके लिए करेंगे, स्लिप रिंग मोटर के लिए। किसके लिए, स्लिप रिंग मोटर के लिए। किसके लिए लागू करेंगे, स्लिप रिंग मोटर के लिए। तो यहां हम लोग कहेंगे, इसमें हमें देखिए चलना है रोटर प्रतिरोध विधि। तो हमने देखना है कि रोटर प्रतिरोध विधि में क्या करते हैं। तो हम कहते हैं कि रोटर प्रतिरोध को बदलने से टॉर्क बदल जाता है तथा गति भी बदल जाती है। यानी कि मतलब समझिएगा कि विद्यार्थियों, हमने ये कहा है कि ये मैक्सिमम टॉर्क है। ये देखिए लोड के लिए ये लोड कनेक्ट है, हमें स्पीड है देखिए ये। तो कभी भी लोड के प्रतिरोध के बदलने से मैक्सिमम टॉर्क नहीं बदलता। बताइए पढ़ा है कि नहीं। तो पहले हमने ये कहा है कि हमारे लिए मैक्सिमम टॉर्क हमें यहां मिल रहा है और ये रोटर में जो प्रतिरोध है वो R2 है, राइट जी। तो यहां देखना है आपको कि अगर ये प्रतिरोध मैं बढ़ा देता हूं, मैंने ये प्रतिरोध यहां से बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ने से जो स्लिप है ये बढ़ जाती है। तो मैक्सिमम टॉर्क यही रहेगा। ये कहां पर आ गया देखिए यहां। तो ST मैक्स और 1। तो अब ये पहले कहां चल रहा है, यहां। अब कहां आ गया देखिए यहां N2। तो रोटर के प्रतिरोध को बदलकर आसानी से हम गति को बदल सकते हैं, लेकिन ये सुविधा सिर्फ होती है, ये सुविधा सिर्फ देखने को मिलती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में, राइट जी। ये सुविधा देखने को मिलती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। चलिए नेक्स्ट आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कैस्केड कनेक्शन। तो कैस्केड कनेक्शन यह स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए ही संभव है। यह स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए ही संभव है।
हम देखिए कर क्या रहे हैं विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर एक 3 फेज इंडक्शन मोटर लिया स्लिप रिंग टाइप। इसकी शाफ्ट से हमने, ये क्या है देखिए स्लिप रिंग लगे हुए हैं, और इसी शाफ्ट से हमने एक और मोटर को जोड़ दिया। इसी शाफ्ट से एक और मोटर को जोड़ दिया, ये क्या हो गया M2। ये मोटर क्या है M1। यहां हमने सप्लाई दे दिया 3 फेज। इसमें पोल हमारे P1 है, इसमें जो पोल है वो P2 है। इसे हमने सप्लाई दी है, हमने यहाँ स्लिप रिंग लिया और हमने यहाँ से स्लिप रिंग में जो वोल्टेज था वो जोड़ दिया है अगले मोटर पर सप्लाई के तौर पर। यहाँ से शाफ्ट फिर बाहर आ रहा है, यहाँ पर 3 स्लिप रिंग फिर इस्तेमाल किए हैं। तो ये 3 प्रतिरोध लगे हुए, 3 प्रतिरोध लगा दिया। तो ये कहलाता है कैस्केड कनेक्शन। तो यहां पर जब हम लोग पूरे सेट के लिए स्पीड लिखते हैं, जब हम लोग स्पीड लिख रहे हैं तो हम लिखते हैं NS बराबर 120 F बाई P1 प्लस P2। जब दोनों मोटर में टॉर्क समान दिशा में हो, और इसमें फॉर्मूला होगा 120 F बटे P1 माइनस P2। जब दोनों मोटर में टॉर्क विपरीत दिशा में हो। ये हो जाता है विद्यार्थियों कैस्केड कनेक्शन। ये क्या हो गया देखिए कैस्केड कनेक्शन। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट कनेक्शन माना जाता है। तो यहां जो फॉर्मूला खास है, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। P1 प्लस P2 जब दोनों में टॉर्क समान दिशा में हो, P1 माइनस P2 अपॉन में जब दोनों में टॉर्क विपरीत दिशा में हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए विद्यार्थियों यहां से आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, मैं वीडियो को पॉज करके पहले पॉइंट लिख रहा हूं ताकि कोई लिखवाने में समय की बर्बादी आपकी ना हो। तो मुझे ये लेक्चर 30-35 मिनट का लेक्चर रिकॉर्ड करने में मुझे 1 घंटे से ज़्यादा लग गया। चलो देखो, अगर मोटर चलने में फेल हो जाए, सप्लाई दे दिया लेकिन मोटर चलने में फेल हो जाए, चल नहीं रहा, तो इसके कारण है कि सप्लाई का सही से ना जुड़ा होना, हो सकता है फ्यूज उड़ गया हो सकता है वोल्टेज लेवल कम हो। तो वोल्टेज कम होगा तो टॉर्क इतना बनेगा नहीं, ओवरलोड जुड़ा हो, कनेक्शन ओपन हो गए हो, बेयरिंग खराब हो गया हो, वाइंडिंग अर्थ हो गई हो, तो जो सप्लाई दे रहे वो अर्थिंग हो गई, स्टेटर वाइंडिंग में फॉल्ट हो गया हो, या स्टार्टर में कोई दोष हो गया हो यानी कि फॉल्ट हो गया हो, तो ये कारण है मोटर के चलने में फेल हो जाना। ये होता है कि मोटर घूमता है लेकिन लोड नहीं चलाती, मतलब मोटर घूम तो रहा है लेकिन जैसे लोड आ रहा है तो वो लोड को उठा नहीं पा रही है। तो देखिए इसका कारण है कम वोल्टेज हो जाना, वोल्टेज कम हो गया। फिर हो सकता है बेल्ट बहुत ढीली हो, तो बेल्ट ढीली है, रोटर का ओपन हो जाना, और यहां देखेंगे मोटर पर ओवरलोड होना, आपने बहुत ज्यादा लोड लगा रखा है, या बियरिंग जाम हो रहा हो, तो ये भी कारण हो सकते हैं। मोटर का अचानक रुक जाना, चल रहा है मोटर और अचानक रुक गया, तो क्या एक तो ओवरलोड हो सकता है, या वोल्टेज अचानक गिर गई हो, फ्यूज उड़ गया हो अचानक, या वाइंडिंग में कोई जल गया हो, या वाइंडिंग अर्थ हो गया हो, तो ये कारण क्या है मोटर अचानक रुक जाएगा।
मोटर का कंपन करना है, ऐसे मोटर वाइब्रेट कर रहा है, कंपन कर रहा है, तो भाई कारण क्या है? फाउंडेशन खराब हो गया होगा, रोटर का जो बैलेंस है वो खराब हो गया होगा, पुली का जो अलाइनमेंट है वो खराब है, या मोटर का एक फेज जल गया, दो पर ये चल रहा है, या बियरिंग खराब है। मोटर बहुत अधिक गर्म हो जाए, यानी कि मोटर ज्यादा गर्म हो रहा है, तो उसके देखिए क्या क्या कारण है। ओवरलोड, हद से ज्यादा लोड लगा दिया हो, कनेक्शन आपने उल्टे लगा दिए हो, पट्टे पर कसाव, आपने बहुत ज्यादा कसाव कर दिया पट्टे पर, दो फेज पर चलना, स्टेटर वाइंडिंग का शॉर्ट हो जाना, या बियरिंग का ज्यादा टाइट हो जाना, या सप्लाई वोल्टेज ज्यादा होने पर भी और बहुत कम होने पर भी। तो ये भी कोई अपना ये पॉइंट है, इनको भी आप अपने नोट्स में मेंटेन करके चलेंगे। कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा कि मोटर अचानक रुक जाता है, अगर ओवरलोड कर देंगे तो क्या मोटर अचानक रुकेगा, तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव आपको कोई फंस सकता है, लेकिन चांसेस कम रहेगा। एक बार आप पढ़ के चले जाइएगा, लेकिन आपको ये नहीं कि डिक्टोट रट्टा मार रहे हैं, एक बार पढ़ लेंगे तो आपका दिमाग समझने में तैयार रहेगा कि भाई क्या सिचुएशन की बात हुई है। तो देखिए यहां पर कारण है कि बार बार अगर मोटर पे और फ्यूज उड़ रहे हैं, तो फ्यूज हो सकता है कम रेटिंग का हो, मोटर पर ओवरलोड आपने लगा दिया हो, कनेक्शन आपने गलत कर दिया है, या मोटर के जो कनेक्शन है वो ढीले बना रखे हैं, स्टेटर वाइंडिंग का शॉर्ट हो जाना। ओवरलोड रिले, अभी स्टार्टर में पढ़ेंगे, ओवरलोड रिले हैं वो बार बार ट्रिप हो जाए, तो हो सकता है देखिए मोटर ज्यादा धारा ले रहा हो, रिले की सेटिंग गलत हो, और वोल्टेज का कम हो गई हो, या कंट्रोल सर्किट खराब हो गई हो। तो ये भी कुछ कारण है कि भाई जितने भी ये टेबल टाइप मैंने लिखवाए हैं, इनको आप एक बार पढ़ के जाइएगा, एज इट इज रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिए स्टूडेंट, तो यहां हमारे सामने एक अलग तरह का मोटर है, इसे हम जानते हैं कम्यूटेटर मोटर के नाम से भी जानते हैं, इसे हम स्क्राज मोटर के नाम से भी जानते हैं। विद्यार्थियों होता क्या है कि नॉर्मल इंडक्शन मोटर में हम सप्लाई स्टेटर पर देते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, इसमें जो सप्लाई है वो हम रोटर पर देते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा कि इसमें सप्लाई रोटर पर दी जाती है। यहां आपको ध्यान देना है कि यहां हमने 3 फेज सप्लाई स्लिप रिंग की मदद से हम रोटर पर जोड़ते हैं। रोटर पर एक वाइंडिंग है यहां पर, जिसे हमने नाम दे दिया आर्मेचर वाइंडिंग या रोटर वाइंडिंग। इसके साथ में देखिए यहां पर लगा हुआ है रेगुलेटिंग वाइंडिंग, ये वाइंडिंग है रेगुलेटिंग वाइंडिंग, कम्यूटेटर यहां पर है, कम्यूटेटर की मदद से हम लोगों ने कनेक्ट किया है स्टेटर वाइंडिंग। तो अगर इसमें हम बाइंडिंग की बात करते हैं, तो देखो ध्यान से देखिएगा, इसमें पूछता है वाइंडिंग, इसमें आर्मेचर वाइंडिंग, जैसे हम डीसी में आर्मेचर की बात कर रहे थे, सेम यही, इसमें आर्मेचर वाइंडिंग कहां पर रखते हैं हम? रोटर में। फिर एक बाइंडिंग और होती है इसमें, आर्मेचर वाइंडिंग रोटर में, और एक और बाइंडिंग यहां पर रखते हैं रेगुलेटिंग वाइंडिंग, रेगुलेटिंग वाइंडिंग। तो यहां रेगुलेटिंग वाइंडिंग भी रखते हैं। और फिर तीसरी वाइंडिंग यहां पर एक और आती है, स्टेटर वाइंडिंग। क्या आएगा देखिए, स्टेटर वाइंडिंग। यहां 3 अलग अलग प्रकार से वाइंडिंग आपको देखने को मिलती है। सप्लाई कहां पर देते हो आप? रोटर पर देते हो। सप्लाई कहां दे रहे हो? रोटर पर दे रहे हो। यह एक ऐसा मोटर है, यह सिंक्रोनस स्पीड से, यह सिंक्रोनस गति से कम व ज्यादा पर चल सकता है। यह सिंक्रोनस गति से कम व ज्यादा स्पीड पर चल सकता है। इसमें गति वेरिएबल होती है, इसमें गति वेरिएबल है, बदलती रहती है। किससे? रेगुलेटिंग वाइंडिंग की मदद से। इसे
वेरिएबल गति मोटर भी कहते हैं। इसमें पावर फैक्टर बहुत अच्छा मिलता है। कैसा? लगभग इकाई से थोड़ा सा कम होता है वैसे ना, तो मैंने लिख दिया लगभग इकाई। इसका मतलब है इकाई से थोड़ा सा कम। देखिए यहां इंपॉर्टेंट ये है, इसमें ब्रश की स्थिति को बदलकर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसमें ब्रश की स्थिति को बदलकर, ब्रश की स्थिति को बदलकर इसके चलने की दिशा को बदल देते हैं। इसे ब्रश शिफ्ट मोटर के नाम से भी जानते हैं। इसे ब्रश शिफ्ट मोटर के नाम से भी जानते हैं। अब वर्किंग क्या कर रहा है कि जब हमने यहां 3 फेज सप्लाई जोड़ा, चलिए इधर लिखेंगे, जब रोटर पर 3 फेज सप्लाई जोड़ते हैं तो रोटर वाइंडिंग में एक गतिशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तथा गतिशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तथा यह फ्लक्स से स्टेटर वाइंडिंग रिएक्ट करके एक वोल्टेज उत्पन्न करती है तथा स्टेटर में भी एक फ्लक्स उत्पन्न होता है तथा मोटर चलने लगता है। देखिए इसमें स्टार्टिंग टॉर्क भी अधिक होता है। इसमें ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता होती है। यह प्रिंटिंग प्रेस मतलब जहां पर जो टॉर्क है वो ज़्यादा, कंप्रेसर तथा सेंट्रीफ्यूगल पंप में
पंप में यूज होता है। ये जितने पॉइंट लिखाए हैं आपके लिए एक से बढ़कर एक बिंदु है, छोड़िएगा मत इनको। राइट, चलिए तो यहां से आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में देता हूं आपको। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी